नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देश की राजनीति में लगातार वाद विवाद, आरोप और पलटवार का जो खेल है वो जारी है। बिहार में चचा नीतीश कुमार के खेले की लगातार खबरें चल रही हैं। आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। लगातार कभी ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार खेला करने वाले हैं, कभी ये कहा जाता है कि लालू यादव ने दरवाजा खोल दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने नो एंट्री की बोर्ड लगा दी है। फिर खबर निकलकर सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से नीतीश कुमार को फोन किया, उनको मनाया, उनको समझाया। फिर कहा जाता है कि अमित शाह ने एक तरह से हड़काया, जिसके बाद नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान ये बयान देते हुए नजर आए कि वो कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था और वो एनडीए के साथ बने रहेंगे। इस बीच दही चूड़ा के भोज को लेकर भी कई तरह की खेल खेलने की, कई तरह की राजनीतिक घटनाओं की जो चर्चाएं हैं वो जोर शोर से जारी है। लगातार ये कहा जा रहा है कि पलटवार होगा, लगातार ये कहा जा रहा है कि चचा नीतीश कुमार पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। इस बीच सबको जो इंतजार है वो 18 जनवरी का है। 18 जनवरी का वो अहम दिन, जिस दिन पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की यह बैठक बुलाई गई है नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस बैठक में एक तरह से लालू यादव घोषित रूप से अपना उत्तराधिकार, यानी अपने उत्तराधिकार की कुर्सी जो है वो तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को पहले ही घोषित रूप से लालू यादव ने नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाकर अपना वारिस तो डिक्लेयर कर ही दिया है। अब ये माना जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि 18 जनवरी को पटना में जो राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें ये हो सकता है कि लालू यादव तेजस्वी यादव को बिहार के नए चेहरे के रूप में घोषित कर दे, यानी तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर घोषित रूप से पार्टी की कमान सौंप दे। इस बीच कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई। ये मैं आपको बता चुका हूं कि लालू यादव ने किस तरह से नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बयानों की एक पूरी श्रृंखला आई, तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सामने आकर फुल स्टॉप का बोर्ड लगा दिया। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नहीं, चचा नीतीश कुमार के लिए एंट्री के लिए हमारे दरवाजे, हमारे घर के दरवाजे, हमारी पार्टी के दरवाजे तो क्या, हमारी खिड़की तक नहीं खुले हुए हैं। और उसके बाद जिस तरह से लालू यादव के परिवार में एक एक करके तमाम बयान निकलकर सामने आते गए, लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जिस तरह से कहा कि नहीं, स्वागत करने को तैयार है। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से कहा कि पिता जो कहते हैं वो सच कहते हैं, और उसके बाद लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं, कागजों में जो छोटे बेटे हैं, तेज प्रताप साहब, वो भी निकल कर सामने आए। उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं। राबड़ी देवी बहुत पहले से ये मानती है कि हमें नीतीश कुमार के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सरकार अपने पास होनी चाहिए, बेटा राज्य का उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, ताकि प्रशासन अपने कब्जे में रहे और ये जो तैयारी होगी आगे चलकर बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत ही सहायक साबित होगी। राबड़ी देवी गृहिणी तो है, लेकिन राजनीति को अच्छी तरह से समझ गई जब लालू यादव ने जेल जाने से पहले उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। कई बार कई तरह के राजनीतिक दांव पेच में घिरी, लेकिन राबड़ी देवी फिर आगे चलकर एक माहिर राजनेता के रूप में उभर कर सामने आ गई। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जब लालू यादव समेत लालू यादव के परिवार के सभी सदस्य ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए, नीतीश कुमार के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन करने को तैयार है, लालू यादव का परिवार नीतीश कुमार के साथ जाने को तैयार है, फिर रुकावट कहां से आ रही है? फिर बाधा कहां से आ रही है? बाधा मैंने आपको बता दिया। तेजस्वी यादव, जब से लालू यादव के ऑफर की खबर आई, कहा तो यहां तक जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने लालू यादव के सहायकों को बहुत बुरी तरह से डांटा कि आपने मीडिया में लालू यादव को इस तरह का बयान क्यों देने दिया, आपने उनको रोका क्यों नहीं। और जब इस तरह से राजनीतिक समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे, तो फिर तेजस्वी यादव ने खुद मोर्चा संभाला, बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर वो कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, और जब भी उनको मीडिया से बात करने का मौका मिलता है
है, वो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। वो बिहार की बदहाली के लिए, बिहार की गरीबी के लिए, बिहार में जिस तरह की समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं के लिए, कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति के लिए, बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए, इन तमाम चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। कई बार बयान काफी नहीं होते तो तेजस्वी यादव के तमाम जो ट्वीट है, जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किए हैं, या राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जो तमाम पोस्ट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनको अगर आप देखेंगे तो ये साफ साफ नजर आएगा कि सोशल मीडिया का अकाउंट भी तेजस्वी यादव के व्यक्ति ही संभाल रहे हैं, और तेजस्वी यादव के साथ पार्टी का आईटी सेल भी खड़ा है। तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के अन्य नेता प्रवक्ता भी खड़े हैं, जो पुरजोर तरीके से नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे हैं, जो पुरजोर तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये उठ रहा है कि फिर तेजस्वी यादव चाहते क्या है? क्या तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में उन्हें इस बात का भरोसा है कि वो अकेले दम पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हरा देंगे? क्या तेजस्वी यादव वाकई बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुके हैं? क्या तेजस्वी यादव को लगता है कि पिछली बार जो उन्होंने नौकरी का दांव खेला था, राजनीतिक रूप से इस दांव का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच गए थे, एक तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को एक बड़ा झटका दे दिया था? क्या तेजस्वी यादव पिछली बार जो बहुत कम अंतर से चूक गए थे सरकार बनाने से, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन को हरा सकते हैं? ये बात सही है कि उस समय लालू यादव जेल में थे जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था। कई तरह की दिक्कतें तेजस्वी यादव के सामने थी। सरकारी अधिकारियों के साथ वो ढंग से टैकल नहीं कर पाए। कई जगह ये आरोप तेजस्वी यादव लगाते हैं कि बहुत कम मार्जिन से उनके उम्मीदवारों को जिला प्रशासन का दुरुपयोग करके हराया गया। मशीन के खेले की बात भी हो रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद, इन तमाम चीजों के होते हुए भी कहीं ना कहीं क्या तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि इस बार लालू यादव चूंकि जेल से बाहर है और इस बार अगर विधानसभा चुनाव होगा तो नीतीश कुमार की छवि इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, बिहार में आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ चुकी है, शायद ही बिहार का कोई जिला होगा जहां अपराध नहीं हो रहे हो, शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब पीकर जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि जिस तरह से पटना में बीपीएससी के खिलाफ धरना दे रहे, आंदोलन कर रहे छात्रों पर बार बार बिहार की पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उससे नीतीश कुमार की छवि खराब हुई है। और इसलिए अब एक बेहतरीन मौका है तेजस्वी यादव के पास कि बिहार की राजनीति को दो ध्रुवीय राजनीति बना दिया जाए, यानी मुख्य मुकाबला जो हो वो आरजेडी बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच हो जाए। क्या तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि जो 15, 16, 17, 18% का वोट लेकर नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका में बने हुए हैं, चाहे उनके विधायकों की संख्या कम हो या ज्यादा हो, नीतीश कुमार हमेशा मुख्यमंत्री के लिए हट कर देते हैं, भाजपा के साथ जाते हैं तो भी मुख्यमंत्री बने रहने की शर्त पर जाते हैं, और उनकी पार्टी के साथ आते हैं यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ आते हैं, महागठबंधन में आते हैं तो भी मुख्यमंत्री बने रहने की शर्त पर आते हैं। क्या तेजस्वी यादव को अभी लग गया है कि बिहार की राजनीति में युवाओं के बल पर वो नीतीश कुमार के पलटने के खेले पर परमानेंट फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम लगा सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को एक घाघ राजनेता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपनी चालों से एक जमाने में बिहार की पूरी राजनीति को पलट दिया था, लालू यादव राबड़ी देवी को सत्ता से बाहर कर दिया था, केंद्र की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी को साध कर बिहार के मुख्यमंत्री बनकर आ गए थे। और उसके बाद का वाकया हम सबको पता है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने दलितों से महादलित को अलग किया, किस तरह से नीतीश कुमार ने ओबीसी से ईबीसी को अलग किया, किस तरह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद बिहार के बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं को, अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा। और इससे भी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार शायद इस देश के उन गिने चुने पहले राजनेताओं में शामिल है जिन्होंने सबसे पहले यह समझा कि महिला मतदाता भी एक बड़ा वोट बैंक हो सकती है, जाति और धर्म से अलग हटकर महिलाओं का भी एक वोट बैंक बनाया जा सकता है, महिलाओं का भी एक समर्पित वोट बैंक बनाया जा सकता है, जिसके बल पर, जिनके बल पर चुनाव दर चुनाव जीतकर सरकार बनाई जा सकती है।
तो नीतीश कुमार ने क्या किया? लड़कियों से साइकिल देने की शुरुआत की, सब्सिडी यानी डायरेक्ट सब्सिडी देने की शुरुआत की और उसके बाद वो बिहार के महिलाओं को साधते चले गए, आरक्षण दे दिया और आज राजनीतिक वास्तविकता ये है कि जाति और धर्म की राजनीति अपनी तरफ है। जाति और धर्म को अन्य दलों के नेताओं की तरह नीतीश कुमार भी साधते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन सब से परे हटकर महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक है, जो बार-बार नीतीश कुमार के समर्थन में वोट करता रहता है। अब ये मत भूल जाइएगा कि पिछली बार नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या कम जरूर हुई थी, लेकिन इसके पीछे नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान यानी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को एक बड़ी वजह माना जाता है। तो क्या इस बार वाकई बिहार की राजनीति बदलने वाली है? क्या वाकई अब बिहार की राजनीति 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, वो दो ध्रुवीय राजनीति में बदल जाएगा? फिलहाल इस बात की संभावना कतई नजर नहीं आ रही है। नीतीश कुमार खेला करे या ना करे, नीतीश कुमार लालू यादव के साथ जाए या ना जाए, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहे या ना बने रहे, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि 2025 में जो बिहार का महत्वपूर्ण विधानसभा का चुनाव होना है, इस बार भी कई दल अलग-अलग आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। एक तरफ महागठबंधन होगा, निश्चित तौर पर महागठबंधन में लालू यादव, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल होंगी। अन्य कई पार्टियां भी इसमें आ सकती है। पशुपति पारस के आने की संभावना है क्योंकि उनके यहां दही चूड़ा में चले गए थे, एक तरह से उनको न्योता दे दिया। अब पशुपति पारस को यह तय करना है कि वो मोदी का साथ छोड़कर लालू यादव के साथ जाते हैं, नहीं जाते। हालांकि वो कब एनडीए में रहते हैं, कब एनडीए से बाहर जाते हैं, ये समझना और कहना बहुत मुश्किल होता है। और उससे भी बड़ी बात, पशुपति पारस को बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का आदमी माना जाता है। नीतीश कुमार के कहने पर ही उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी थी और नीतीश कुमार के कहने पर ही नरेंद्र मोदी ने पशुपति पारस को चिराग पासवान की जगह मंत्री बनाया था केंद्र सरकार में। तो पशुपति पारस के पास अपनी दुविधाएं हैं। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन होगा। एनडीए गठबंधन की रूपरेखा भी तय है कि अगर नीतीश कुमार खेला करके नहीं जाते हैं तो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बड़ी सहयोगी दल होगी। हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी भी होगी उसमें, चिराग पासवान की पार्टी भी होगी उसमें, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल की यह भरपूर कोशिश है कि इन दोनों में से कोई एक पासवान उनके गठबंधन के साथ रहे। तो जाहिर सी बात है कि दांव दोनों पर चले जाएंगे। तेजस्वी यादव बार बार चिराग पासवान को याद दिला रहे हैं कि मैं चिराग पासवान नहीं हूं कि मेरे पिता का अपमान हो, मेरे पिता का सामान फेंक दिया जाए, 12 जनपद का उनका पुराना सरकारी आधिकारिक आवास खाली करवा लिया जाए और मैं फिर भी मोदी सरकार के साथ रहूं, मैं फिर भी मोदी कैबिनेट में मंत्री बनूं। तो बार-बार चिराग पासवान के अपमान पर चोट करते हुए, बार-बार चिराग पासवान के मान सम्मान पर चोट करते हुए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि आइए हमारे साथ आइए, हम आपको उचित तवज्जो देंगे। हालांकि ये बात भी सही है कि नीतीश कुमार इसलिए नहीं जाना चाहते, या यूं कहूं कि जनता दल यूनाइटेड के सांसद इस बार तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के साथ इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि लालू यादव के पास उन्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ये भी एक वास्तविकता है कि आज की तारीख में लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी के पास चिराग पासवान को देने के लिए भी कुछ नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। चिराग पासवान खुद केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। तो ये तमाम लोग अपने केंद्र के मंत्री पद को छोड़कर बिहार की सड़कों पर संघर्ष करने तो कतई नहीं उतरेंगे, जब तक कि लालू यादव की पार्टी की तरफ से, जब तक कि लालू यादव और तेजस्वी यादव कोई बहुत बड़ा ऑफर इनको ना कर दे। तो ये मान के चलिए कि गठबंधन की जो रूपरेखा आज की तारीख में नजर आ रही है, जिस दिन बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, उस समय ये गठबंधन की रूपरेखा कतई नजर नहीं आएगी। बहुत सारे लोग आपको एनडीए के पाले के लालू यादव के साथ खड़े नजर आएंगे और यह भी हो सकता है कि लालू यादव के साथ आज की तारीख में खड़े कुछ लोग उस समय नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आएंगे। किसको क्या मिलेगा, कौन क्या लेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में जो तमाम लोग खेला होने के कयास लगा रहे हैं, फिलहाल उन कयासों को बंद करना होगा क्योंकि नीतीश कुमार फिलहाल कहीं नहीं जाने वाले। उनके लिए पलटने का कोई स्कोप नहीं बचा है। केंद्र की सत्ता का लुत्फ भला वो कैसे छोड़ेंगे? उनके सांसद मोदी सरकार यानी केंद्र की सत्ता में जो मंत्री बने हुए हैं, उसको कैसे छोड़ेंगे? उनके जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यानी 12 सांसदों का प्रतिनिधित्व करने के नाते केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात करते रहते हैं, इस तरह का जो प्रिविलेज है वो जेडीयू के सांसद आखिर
कैसे छोड़ेंगे। तो ये तय मानकर चलिए कि नीतीश कुमार फिलहाल कोई खेला नहीं करने वाले हैं। 18 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल के संगठन में बड़ा बदलाव होने वाला है, निश्चित तौर पर होने वाला है। और जब तेजस्वी यादव को कमान मिलेगी, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, उनके जोड़ीदार यानी बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, उसके बाद बिहार की राजनीति में एक नया घमासान, एक नया चैप्टर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल आप तमाम खेले कयासों की खबरों को देखते रहिए, लुत्फ उठाते रहिए, क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा कोई हलचल, ऐसा कोई बदलाव, ऐसी कोई बड़ी घटना फिलहाल अगले कुछ दिनों तक बिहार की राजनीति में नहीं होने जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।